हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। अपने लास्ट क्लास में हमने थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम कवर कर लिया था, ठीक है। और जो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो हमने पढ़ा था, और वही जो एक्सपेरिमेंट है वो हम इस क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो रदरफोर्ड्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया था, ए वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल उन्होंने लिया था, ओके। और उस गोल्ड फॉइल के थ्रू वो हमारा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसने उन्होंने रेडिएशन को डालने की कोशिश की थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा कि जो मैक्सिमम जो रेज है वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं, कुछ रे हैं जो स्लाइट डिफ्लेक्शन दे रहे हैं, कुछ रे हैं जो जिस पार्ट में गए थे उस पार्ट से वो रिटर्न आ रहा है, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लो ये है हमारा गोल्ड का एटम, ओके। तो हमने लास्ट क्लास जो किया था वो क्या लिया था, थिन शीट ऑफ गोल्ड लिया था। लेकिन जो थिन शीट ऑफ गोल्ड है उसमें क्या है, गोल्ड के एटम्स ही तो है ना, तभी वो सारे एटम मिलके ही वो शीट बनाए हैं। तो मान लो ये हमारा है गोल्ड का एटम, तो यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा था रेस, वो क्या कर रहे थे, देखो ये हो गए हमारे सारे रेडिएशंस, ठीक है। जो मैक्सिमम रेडिएशंस थे वो अनडिफ्लेक्टेड थे, मतलब वो अपने नॉर्मल पाथ में ही मूव कर रहे थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर कुछ आए रेडिएशंस जिन्होंने डेविएशन इन पाथ शो किया, ओके। ये क्या है, सोच स्लाइट डेविएशन, ठीक है। और कुछ रेस थे जिन जो गए और ऐसे गए, फिर उसी डायरेक्ट और उसी पाथ में वो वापस आ गए, रिटर्न कर गए, ठीक है। तो ऐसा हम उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है, वहां पे तो गोल्ड शीट लिए थे, जब एटम लिए हमें पता कैसे चलेगा, देखो मैक्सिमम जो रे है वो अनडिफ्लेक्टेड है। इससे ये पता चलता है कि मैक्सिमम स्पेस ऑफ स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस है। लेकिन जब सेंटर के टुवर्ड्स कुछ आ रहा है रेस, तो वो डिफ्लेक्शन होना शो कर रहे हैं, कुछ डेविएशन शो कर रहे हैं, और जो एग्जैक्टली सेंटर के पास जा रहे हैं वही रिटर्न बैक कर रहे हैं अपने पाथ में, ठीक है। इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि इसके मास में एग्जैक्टली सेंटर में कुछ हेवी मास है, जिसके साथ धक्का स्ट्राइक करने के बाद वो रिटर्न आ रहा है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज है, जिससे ये जो उसके साइड से जो जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, वो क्योंकि वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास आ रहे हैं तो वो डेविएशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, जिससे न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था। ये है हमारा गोल्ड एटम, ठीक है, और ये है हमारा न्यूक्लियस, ओके। आया समझ में, क्लियर है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लिख लो इसे, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। जब क्यों कौन, इसके पहले हम किसके बारे में पढ़े थे, इसके पहले हमने थॉमसन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। थॉमसन ने जब अपना मॉडल ऑफ एटम दिया, उस टाइम में न्यूक्लियस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही अपना मॉडल दे दिया था। लेकिन जब न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ तो उसके हिसाब से रदरफोर्ड ने अपना खुद का मॉडल दिया, जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या है, वो तो न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिए, ठीक है। उनके हिसाब से क्या है, उनके हिसाब से नेक्स्ट ये आया कि एटम हैज टू पार्ट्स, एटम का दो पार्ट होते हैं। क्या क्या दो पार्ट्स होते हैं,
फर्स्ट है न्यूक्लियस, सेकेंड है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। ओके, जो सेंटर में है वो है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को छोड़ के एटम का जो बाकी पोर्शन है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। ओके, नेक्स्ट size of nucleus is 10 to the power 5 times less than size of an atom। जो न्यूक्लियस का साइज है वो हमारे जो क्या है एटम का साइज उसका 10 to the power 5 टाइम्स लेस है। ये मान लो कि जैसे हम एक क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हुए हैं, ठीक है, पूरा स्टेडियम जो है वो हो गया हमारा एटम, और उस स्टेडियम के एकदम बीच में आप एक क्रिकेट का बॉल रख रहे हो, ठीक है, तो वो बॉल हो गया हमारा न्यूक्लियस। तो इतना डिफरेंस इन साइज होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द एटम, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, 10 to the power 5 टाइम्स बड़ा होता है एटम किसके कंपैरिजन में, न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। ओके, हो गया। नेक्स्ट, द पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस है। पॉजिटिव चार्जेस मतलब कौन है पॉजिटिव चार्जेस, वो है हमारे प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि देखा ना कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इससे पता चला कि अंदर जो सेंटर ऑफ द एटम में पॉजिटिव चार्जेस है, और हमें पता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो सारे प्रोटॉन एटम में जितना भी प्रोटॉन प्रेजेंट है वो सारे प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स आर revolved around the nucleus in extra nuclear portion। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन क्या है, न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी हमारा बचा एटम में उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में जो कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रहा है, जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन जो है वो सेंटर में है और बाकी सारे जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। उसी तरह हम ये मानेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो सन की जगह है सेंटर में, और जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो सब हमारे इलेक्ट्रॉन से जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन हो गया। नेक्स्ट, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो जो मूव कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक है। बीच में क्या है, प्रोटॉन्स है, और वहाँ पे हमारे जो सराउंडिंग में जो मूव कर रहे हैं वो वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स मूव जो कर रहे हैं, वो जो हमारा पाथ है वो पाथ को क्या बोलते हैं, वो पाथ जो है उससे हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ओके, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। है समझ में। नेक्स्ट, और क्या चीज है, ये है जैसे थॉमसन ने भी बताया था, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये उन्होंने एटम के बारे में ये सब चीजें हमें बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इतने सारे चीज वो बताए, फिर भी ये जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है इसमें हमें फिर भी उसका कुछ लिमिटेशन रह गया है, ठीक है। लिमिटेशन क्या रह गया, देखो लिमिटेशन, ये जो लिमिटेशन आता है वो आता है बेस्ड ऑन मैक्सवेल्स लॉ,
ठीक है। ये मैक्सवेल्स लॉ क्या होता है, अगर कोई भी चार्ज्ड स्पेसिस है, जब वो और एक बॉडी के चारों तरफ क्या रिवॉल्व नहीं, मतलब कोई भी एक चार्ज स्पेसिस है वो जब मूव ही करता है तो वो क्या करता है कि अपना जो एनर्जी है वो लूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज स्पेसिस कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और न्यूक्लियस जो है वो तो स्टेशनरी है। ठीक है, तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मूव कर रहा है तो मोशन में तो है, तो उसका मतलब वो एनर्जी लूज करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी लूज करेगा, फिर और एनर्जी लूज करेगा, ऐसे ग्रेजुअली जब वो मूव करता जाएगा तो धीरे धीरे उसका एनर्जी लूज होता जाएगा, और फाइनली जब उसका एनर्जी काफी कम हो जाएगा तो ये तो हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस से न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, तो वो जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो प्रोटॉन उसे अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ फाइनली न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और हमारा जो एटम है वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स लॉ इट वुड नॉट एक्सप्लेन stability of the atom। ठीक है, तो क्योंकि एटम, ये तो हमें पता है कि एटम जो है वो तो स्टेबल है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा प्रोटॉन के पास जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और एटम कोलैप्स होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये था क्या कि जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल है वहां पे हमारा कुछ लिमिटेशन रह जा रहा है। ठीक है, लेकिन वो काफी सारी चीजें हैं जो उन्होंने हमें बताया है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। वो चीजें क्या है, न्यूक्लियस है वो पता है, न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो चीज है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन वो भी सही है। ठीक है, और बी सेंटर में क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है वो सही है, प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो सही है, लेकिन वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे क्या क्या कर रहा है, वो सारी चीज जो है वो हमारे क्या रदरफोर्ड ने नहीं बताया। ठीक है, इसके लिए क्या किया, उसके कुछ साल बाद हमारे और एक साइंटिस्ट आए, नील बोर। ठीक है, ये मॉडल ऑफ द एटम जो था रदरफोर्ड का वो दिया गया था 1911 में। फिर 1913 में और एक साइंटिस्ट आए, नील बोर, उन्होंने अपना खुद का मॉडल दिया। उन्होंने देखा कि रदरफोर्ड के मॉडल में ये लिमिटेशन है, ये सारी चीजें कैसे ओवरकम हो रहा है, क्योंकि ये सारा चीज हो रहा है ये तो सब पक्का है, तो इसको ओवरकम कैसे कर रहे हैं, मतलब जो है ये ओवरकम कैसे होगा, इसको सोचते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद नील बोर ने अपना मॉडल दिया जो है हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, और अभी तक केमिस्ट्री में बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बाद और कोई भी मॉडल ऑफ एटम जो है वो क्या हमारा जो लेटेस्ट है वो यही है कि ऐसे ऐसे सारा चीज अरेंज होके है। ठीक है, लिख लो इसको। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम में बोर ने वही सारी चीज कंटिन्यू रखा कि सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है, तो इन्होंने बोला कि जो पाथ है वो क्या है, वो एक फिक्स्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में मूव कर रहा है ऐसे बहुत सारे पाथ्स है। ठीक है, लेकिन वो सारे जो पाथ है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ओनली फिक्स्ड पाथ में मूव करता है। ठीक है, वो फिक्स्ड पाथ का नाम क्या था, ऑर्बिट था। जो फिक्स्ड पाथ था वो है हमारा ऑर्बिट। ओके, और बहुत सारे बाकी जो पाथ थे वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है।
क्यों और एक था एनर्जी लूज करने के बारे में। एनर्जी लूज करने के बारे में बोर ने ये कहा कि जब तक वो फिक्स्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस को, इट कैन नॉट लूज एनर्जी। ठीक है, जब तक वो ऑर्बिट में मूव करेगा वो एनर्जी लूज नहीं कर सकता या फिर एनर्जी भी गेन नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनका एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है। क्योंकि उनका एनर्जी फिक्स्ड है इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या, एनर्जी लेवल्स। ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स फिक्स्ड है तो स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। ठीक है, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है और जहां पे रह के मूव करने से हमारा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लूज नहीं होगा उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी एनर्जी लेवल। ठीक है, तो क्योंकि वही स्टेशनरी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसके वजह से उसका एनर्जी जो है वो लूज नहीं होता। ठीक है, और हमारा जो ये है जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे वो सारा चीज बैलेंस होके रहता है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है और सेंट्रीपिटल फोर्स से जो बाहर मूव, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, तो वो बैलेंस होके है। ठीक है, इसके वजह से वो फ्रीली मतलब क्या बिना कुछ प्रॉब्लम के वो अच्छे से मूव कर सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेशनरी एनर्जी लेवल के बारे में। नेक्स्ट है ये जो है उनका नाम क्या है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, एस सेल, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स और सेल। के सेल को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, एल सेल सेकेंड ऑर्बिट, एम सेल थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल से इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हमारा जो मेन पॉइंट था, क्या हमारा पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो चार्ज बॉडी मूव करता है तो एनर्जी लूज करता है, वो पॉइंट को, वो लिमिटेशन को बोर ने दूर कर दिया। ठीक है, इसलिए जो बोर्स मॉडल है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। ठीक है, आया समझ में? ओके, लिखो इसको। हो गया। नेक्स्ट है कि हमारे जो बोर्स मॉडल है उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, लिमिटेशन इन टर्म्स मतलब ये सारे जो है वो तो हो गया। ठीक है, बाकी का जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं, तो जब कंबाइन करते हैं तो उस टाइम में क्या क्या चेंजेस होता है, ये सारी कुछ छोटे छोटे चीजें जो बोर ने नहीं बताया था। ठीक है, तो वो बोर के लिमिटेशन के पार्ट में जाता है। ओके, आया सबको समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा मॉडल ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में, इसमें हमने थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या हुआ, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हम देखेंगे। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी का क्वेश्चन आया कैसे, ये तो हमें पता चल गया कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जिसका डिस्कवरी पहले हो गया था। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होना चाहिए क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसको हमने नाम दिया प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हो गया, एटम जो है वो तो न्यूट्रल बन गया। तो फिर ये न्यूट्रॉन वाला जो चीज है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, देखो। तो जो हमारा हाइड्रोजन एटम है, हाँ, उसको हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट है। ठीक है, मास है 1 यूनिट, और इसमें प्रोटॉन भी 1 प्रोटॉन ही प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन जो हीलियम है, हीलियम में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, लेकिन इसका मास जो है वो 4 यूनिट हो रहा है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन से हीलियम आते आते वो तो डबल हो रहा है, यहाँ पे ये डबल हो रहा है, लेकिन जो मास है, ये मास है वो 4 टाइम्स हो रहा है, इंटू 4 हो जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ठीक है, तो इससे साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि देयर मस्ट बी अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, और कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका मास क्या प्रोटॉन के मास के ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, तो प्रोटॉन के मास के ऑलमोस्ट इक्वल है, ऐसे एलिमेंट्स में वो प्रेजेंट है। ठीक है,
और चीज क्या है कि क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम है, वो हमें पता चल गया था। इसका मतलब अगर यहाँ पे और कोई सबएटॉमिक पार्टिकल है दैट शुड बी न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, उसका नेचर कैसा होना चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो चैडविक थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने 1932 उन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। ओके, ये जो मास जो इतना बढ़ रहा है क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेरिलियम एटम लिया, ठीक है, और बेरिलियम एटम को बॉम्बार्ड किया विद अल्फा पार्टिकल्स। ओके, इसके बाद उन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। ठीक है, आए समझ में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था। तो अभी हमारे पास 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ओके, चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम जो कि प्लस में है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, वो न्यूट्रल इन नेचर है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट है मास, मास क्या है, प्रोटॉन का मास है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इसको 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg भी आपके बुक्स में लिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास है 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ज्यादा है, बहुत ही स्लाइटली ज्यादा है। तो हम ये मानते हैं कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। ओके, और हमारे इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इनसे 1837 टाइम्स छोटा है किसका मास, हमारे इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, और ये 1.6 10⁻⁻19 कूलम हम उसको मानते हैं, उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अभी हमारा सारा सबएटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हो गया। और सबएटॉमिक पार्टिकल्स जो है उसके बाद उन्होंने देखा कि जो हेवी मास आ रहा है कहाँ पे, न्यूक्लियस में, इसका मतलब पूरा एटम का मास जो है उसके अंदर है। तो पूरा एटम में मास किसके वजह से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसके बाद ये कंक्लूड किया गया कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके हैं। ठीक है, और उसको सराउंड करके डिफरेंट पाथ में जो है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल से फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स उसमें वो मूव करता है। ओके, आया समझ में एटम क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या है, उनका डिस्कवरी कैसे हुआ था, और एटम के अंदर वो कैसे अरेंज होके है। ओके, आया सबको समझ में। तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।